दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय विधायिका यानी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा। तो भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? तो ये है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है? तो ये जनसंख्या के आधार पर। और कितनी जनसंख्या के आधार पर? तो न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है। देखिए, राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है और न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है। एक और प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए ये 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि वो विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 यानी 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। संसद के किस सदन के 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं? देखिए, संसद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इस आधार पर इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध ग्रहण किए गए हैं। अब आइए राज्यसभा से संबंधित कुछ उपयोगी तथ्यों को कवर कर लेते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है या चेयरमैन होता है, जिसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन कोई नहीं करता है, यानी राज्यसभा सदन का वो सदन है जिसका विघटन नहीं होता है क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उतने ही सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते हैं।
अगला है कि राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है या सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति है इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य सभापति के रूप में कार्य करता है। और आप जान लीजिए, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, अतः इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यसभा को कुछ क्षेत्रों में विशेष अधिकार हैं, जैसे राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का विशेषाधिकार है। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो उत्तर है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त कर रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। तो लोकसभा का विश्वास प्राप्त होने पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) में है। अगला प्रश्न है, संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन तक अपने पास रखे रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये अवधि है 6 माह। याद रखिएगा, संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा 6 माह तक अपने पास रखे रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर यानी 31 राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एक देखिए, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उपसभापति देखिए, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। तो ये राज्यसभा को है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार के बहुमत द्वारा लिया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये है अनुच्छेद 109। और राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है। तो ये सीमा 14 दिन है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 249 और 312। अनुच्छेद 249 जो है ये राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है राष्ट्रीय हित में, और 312 के अंतर्गत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। तो संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 249 और 312, ये राज्यसभा को विशेष अधिकार देते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? तो राज्यसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, इसमें क्या वर्णित होता है? तो चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 को निर्देश जारी किया कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र पर 5 विषयों पर पूरी जानकारी बिंदुवार देनी होगी। ये 5 विषय क्या हैं? पहला है कि प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद, दोष सिद्ध या बरी हुआ है, यदि हाँ तो उस पर अर्थदंड लगा अथवा उसे कैद की सजा सुनाई गई। दूसरा है कि नामांकन से 6 माह पहले तक के समय में क्या प्रत्याशी 2 वर्ष या इससे ज़्यादा कैद योग्य किसी लंबित प्रकरण में आरोपित था जिसमें उस पर आरोप लगाए जा चुके हों और अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका हो, यदि हाँ तो उनका विवरण। और तीसरा है प्रत्याशी, उसके पति या पत्नी तथा उनके आश्रितों के नाम की चल और अचल संपत्तियों के ब्यौरे। चौथा है उत्तरदायित्व, तो खास तौर से यदि उन पर किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सरकार का कोई बकाया है तो उसका विवरण। और 5वां है प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता। यदि कोई प्रत्याशी प्रासंगिक जानकारी देने में असफल रहा है तो निर्वाचन अधिकारी जांच के समय ऐसे नामांकन पत्र को रद्द कर देगा। और आप जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 के मामले में कहा है कि जनता को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियां हासिल करने का अधिकार ये एक मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? जब कोई विधेयक सदन में या संसद में पेश किया जाता है तो किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? तो ये 3 वाचन होते हैं। सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? तो सरकारी विधेयक सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और देखिए, संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं हैं, पेश विधेयक को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा नहीं पेश किया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? तो उत्तर है द्वितीय वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये रिपोर्ट स्टेज या प्रतिवेदन चरण किसी विधेयक के पारित होने पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, संसद किस चरण में किसी विधेयक के एक अनुच्छेद पर विचार कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है? तो ये रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन चरण में। अगला प्रश्न है, किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था क्या है? तो तृतीय वाचन ये विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था है। और किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तो देखिए, तृतीय वाचन, कोई विधेयक जो होता है उसके तृतीय वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक के विचार के लिए कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
अगला प्रश्न है, किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन कितने दिन तक अपने पास रोक लेता है? तो राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तो 6 माह तक। ये अवधि 6 माह तक है। यदि किसी सदन द्वारा पारित जो विधेयक या बिल है, इसको दूसरा सदन अपने पास 6 महीने से 6 माह तक रोक लेता है, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और एक और प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो ये है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किसी अनुमति के तहत अनुमति देने के लिए या न देने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अनुच्छेद 111 के तहत भेजा जाता है। और कोई विधेयक तभी कानून बनता है, अधिनियम बनता है, जब संसद द्वारा दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति या उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 के तहत। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 109 के तहत। और धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आसान सा प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी धन विधेयक या मनी बिल के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हो। तो कोई विधेयक धन विधेयक तब होगा जब उसमें किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन हो। दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन करना हो। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। और भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग या निष्कासन और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। इसके अलावा भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मद में धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। इसके अलावा उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। और देखिए अनुच्छेद 110 सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्मानों या अर्थदंडों के अधिरोपण का अथवा लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का उपबंध करता हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी थीं जिसके आधार पर किसी विधेयक को धन विधेयक माना जा सकता है। अब आइए यहाँ पर शार्ट में देख लेते हैं दोस्तों, धन विधेयक और सामान्य विधेयक में प्रमुख अंतर क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन विधेयक और साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक में प्रमुख अंतर क्या होता है। पहला अंतर तो ये है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को आत्यांतिक अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार हैं।
धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, लेकिन साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। धन विधेयक को जो है संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों में ये समानता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 111 के परंतु द्वारा, जबकि सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना होता है कि ये धन विधेयक है, जबकि साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयकों को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। धन विधेयक 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है, लेकिन साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और धन विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो, अर्थात विधेयक सरकारी हो। तो ये था धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। अब एक और प्रश्न आता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में प्रमुख अंतर कौन से हैं, इसको भी आइए जान लेते हैं। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में प्रमुख अंतर। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है, जबकि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। तो ये एक याद रखिएगा अनुच्छेद। धन विधेयक सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय और कुछ अन्य विषय भी होते हैं। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, यानी प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, जबकि वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, इसलिए प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक भी होता है। धन विधेयक या मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 117 के 3 के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या सिफारिश रहित लौटा दिया जाता है, जबकि वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है, ये महत्वपूर्ण अंतर है, जबकि अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतिम अंतर ये है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, वो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, जबकि आप देखिए वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कुछ टर्म और हैं जो संसद की कार्रवाई में आते हैं संसद के संबंध में। इसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन क्या होता है। देखिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। तो संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा विघटित होने वाली सदन नहीं है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। तो इस तरह से एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और सामान्य वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र ये नवंबर से दिसंबर तक। सदन के स्थगन के बारे में जानते हैं। सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ये कुछ मिनट, घंटे, कुछ दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है, जो कि संसद का स्थगन है। सदन का स्थगन किसी आवश्यक या विशेष कारण से या किसी सदस्य की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए, गणपूर्ति न होने पर या सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था होने पर किया जाता है। जब सदन को स्थगित करते समय आगामी बैठक की तिथि या समय को नहीं बताया जाता है तो इसे सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे साइन डाई या आगामी बैठक का दिन तय किए बिना कहा जाता है। राष्ट्रपति जो हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं। सत्रावसान से संसद का वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है और स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। तो स्थगन और सत्रावसान में अंतर है। स्थगन सदन की कोई जो बैठक हो रही है उसको समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को। स्थगन अध्यक्ष या सभापति का कार्य है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। विघटन से लोकसभा का वर्तमान जीवन काल समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाता है। और आप जान लीजिए, राज्यसभा अस्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं होता है। फिर अब होता है कि लोकसभा के विघटन का जो है राज्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए, अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर जो प्रभाव होता है उसको समझते हैं। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पेश हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है वो समाप्त नहीं होते हैं। और तीसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है वो समाप्त हो जाएंगे, किंतु यदि उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत अधिसूचना जारी कर दिया हो तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे पास किया जा सकता है। इसके अलावा यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो नए सदन द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य जैसे प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती हैं, किंतु सदन के सत्रावसान के फलस्वरूप लंबित विधेयक या कार्य समाप्त नहीं होते हैं। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सामान्य वित्तीय विधायन में कौन से चरण शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा इसकी जांच होती है, अनुदान की मांग होती है, उसके बाद विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तो ये सामान्य वित्तीय विधायन के ये प्रमुख चरण हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की। वित्त विधेयक किन बातों में धन विधेयक के समान होता है। तो लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक और उसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, और ऐसी ही व्यवस्था धन विधेयक के संबंध में भी की गई है।
अगला प्रश्न है, किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने से कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? तो ये है 75 दिन। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है? तो लोकसभा में बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण को पटल पर रखना और वित्त विधेयक का पुनर्स्थापन, ये वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने का अर्थ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और संसद को विघटित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब आइए देखते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। कौन कौन से ऐसे व्यय अनुदान हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं? यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत का संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं? पहला नंबर तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय या उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय, ये भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा देखिए, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, ये भारत की संचित निधि पर भारित हैं। उच्चतम न्यायालय की मैं बार बार इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एक तो, फिर भत्ते और पेंशन, ये तीनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की केवल पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनका वेतन, भत्ते जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते ये राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन केंद्र या भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय, ये भी भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। और कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया जाए, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित जो मुख्य व्यय हैं, उसमें राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, राज्यसभा, लोकसभा के सभापति और उपसभापति का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित किया जाए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के केवल पेंशन ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनके वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।